विधानसभा चुनाव से पहले शीश महल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वजह ये कि सीएजी की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि शीश महल को बनाने में 33 करोड़ से ज्यादा की लागत आई, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। असल में सीएजी की रिपोर्ट 2022 तक के तथ्यों पर आधारित है, लेकिन शीश महल का निर्माण कार्य 2023 और 2024 में भी किया गया। शीश महल में जितने सामान मिले हैं और जिस तरह की सामग्री का उपयोग किया गया है, उसकी वास्तविक कीमत 75 से 80 करोड़ होती है। यही वजह है कि बीजेपी ने दावा किया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फ्लैग स्टाफ रोड स्थित पूर्व आवास से संबंधित 139 सवाल उठाए हैं। भाजपा का आरोप है कि सीएजी ने उनके काले कारनामों को उजागर किया है। भाजपा के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। इस मामले पर केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि 2022 की रिपोर्ट में शीश महल पर 33 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च का हवाला दिया गया है, लेकिन वास्तविक लागत उससे कहीं अधिक है। वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है कि ये रिपोर्ट 2022 तक के व्यय से संबंधित है। 2023 और 2024 के खर्च के बारे में खुलासा नहीं किया गया है। सचदेवा ने कहा कि हमारी जानकारी के हिसाब से अगर बंगले में मौजूद चीजों की सूची को शामिल किया जाए तो वास्तविक लागत 75 से 80 करोड़ रुपए तक है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने केजरीवाल पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी ने केजरीवाल पर 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में बड़े पैमाने पर की गई मरम्मत और साजो सामान के काम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस बंगले में केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान रह रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि उन्होंने दिल्ली के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के बजाय शीश महल बनवाया। सचदेवा ने आरोप लगाया कि सीएजी ने 139 सवाल उठाए हैं और केजरीवाल के काले कारनामों का बहुत बारीकी से ब्यौरा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगले की मरम्मत का काम दिल्ली शहरी कला आयोग और दिल्ली नगर निगम की अनुमति के बिना किया गया। इस दौरान सचदेवा ने सवाल किया कि एक मुख्यमंत्री ने अनधिकृत तरीके से बंगला बनवाकर दिल्ली को क्या संदेश दिया। सचदेवा ने कहा कि अगर बंगले की वास्तविक लागत निर्धारित करनी है तो लोक निर्माण और अन्य विभागों के खातों की जांच करनी होगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग ने बंगले के निर्माण के लिए सरकारी एजेंसी के रूप में काम करने की बजाय केजरीवाल को खुश करने के लिए निजी संगठन के रूप में काम करता था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनाव में अब तक केजरीवाल सबसे आगे दौड़ते दिखे। सबसे पहले केजरीवाल ने अपने सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया और बाद में कईयों से टिकट वापस लेकर दूसरे को भी थमा दिया। कुछ फर्जी योजनाओं का ऐलान किया और ढेर सारे चुनावी वादे भी कर दिए। मतलब कि केजरीवाल ने अपनी तरफ से वो सारे तीर चल दिए जिसके सहारे उन्हें उम्मीद थी कि वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने जैसे ही अपने पत्ते खोलने शुरू किए, केजरीवाल की सारी रणनीति उलट पुलट हो गई। 3 दिनों में पीएम मोदी ने 2 बड़ी रैलियां कर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की बखिया उधेड़ कर रख दी है। केजरीवाल को कांग्रेस से जिस वॉकओवर की उम्मीद थी, उन्हें वो भी नहीं मिला। केजरीवाल पर हमला करने में कांग्रेस कहीं भी पीछे नहीं है। यही वजह है कि चाहे मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे फरहाद सूरी हो या केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतरे संदीप दीक्षित या अभिषेक दत्त, सबने कहना शुरू कर दिया है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है। आम आदमी पार्टी हमारे मुकाबले में कहीं नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस की नीति वो आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मर्लेना, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती सबको हराने की है। यही वजह है कि चौतरफा घिरे केजरीवाल अब अपनी चुनावी रणनीति को लेकर फिर से विचार करने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नाम लेकर और नाम न लेकर आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोला, उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी इस विधानसभा चुनाव को लेकर और सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री द्वारा आम आदमी पार्टी को केंद्र बिंदु में रखकर हमला करने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता मान रहे हैं कि उनका चुनाव प्रचार सही दिशा में जा रहा है। आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार को लेकर अगले कुछ दिनों में और बदलाव कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जो रणनीति बनाई है, उसमें समय और जरूरत के हिसाब से लगातार बदलाव किए जा रहे हैं।
यहाँ तक कि पार्टी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी तक बदल चुकी है। आम आदमी पार्टी चुनाव में पूरी तरह से उतर चुकी है। पार्टी ने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं और अलग अलग तरीके से उनका चुनाव प्रचार जारी है। लेकिन जब से पीएम मोदी की रैली हुई और शीश महल को लेकर सीएजी की रिपोर्ट आई, केजरीवाल का सारा गुणागणित बिगड़ गया है। इस शीश महल को लेकर हो रहे हमलों की काट केजरीवाल को मिल नहीं रही है, क्योंकि बात सिर्फ शीश महल की नहीं, उसमें बने मिनी बार की भी है। अब तक देश के किसी नेता के सरकारी आवास में मधुशाला नहीं देखा गया, लेकिन केजरीवाल ने तो बाकायदा बार बनवा लिया, और वो भी खुद को कट्टर ईमानदार बताते हुए। केजरीवाल की सारी पोल इस कदर खुलेगी, इसका अंदाजा उनको भी नहीं रहा होगा। यही वजह है कि जो भी झूठी खबरें आम आदमी पार्टी के नेता प्लांट करते हैं, तुरंत उसका मुंहतोड़ जवाब मिल जाता है। अब तो उद्धव ठाकरे जैसे सहयोगी दल का भी भरोसा केजरीवाल खो चुके हैं। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को लेकर जो लाइन ली है, उससे आम आदमी पार्टी भाजपा को लेकर सोचने पर मजबूर हो गई है कि उसे अब अपनी रणनीति में और कितना बदलाव करना पड़ेगा। हालांकि केजरीवाल ने पीएम मोदी के आरोपों का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वो असरदार नहीं रहा। वजह केजरीवाल पर भरोसा करने वाले अब बेहद कम लोग बचे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले केजरीवाल की नींद उड़ाने वाली एक रिपोर्ट सामने आ गई है। सीएजी की ये रिपोर्ट शीश महल मामले से जुड़ी है, जिसका जिक्र कर पीएम मोदी ने कहा था कि अगर चाहता तो मैं भी अपने लिए शीश महल बनवा लेता, लेकिन हर गरीब को पक्का घर मिले, ये मेरा सपना था। इसीलिए अब तक 4 करोड़ गरीबों को मैंने पक्का घर बना कर दिया। शीश महल के निर्माण को लेकर सामने आई इस रिपोर्ट से हंगामा मच गया है, क्योंकि इसके रिनोवेशन के लिए जितना बजट तय किया गया था, उससे 3 गुना ज्यादा खर्च कर दिया गया। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू की तरफ से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते सीएम आवास को लेकर ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रिपोर्ट में सीएम आवास पर तय लागत से 3 गुना अधिक 33 करोड़ रुपए खर्च करने का जिक्र है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय और आवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड के परिसर के रिनोवेशन की लागत में वृद्धि की बात कही गई है। ये 7 करोड़ 91 लाख रुपए के प्रारंभिक अनुमान से 2020 में 8 करोड़ 62 लाख रुपए में दिया गया। आखिर में जब इसे 2022 में पीडब्ल्यूडी की तरफ से पूरा किया गया तो कुल लागत 33 करोड़ 66 लाख रुपए थी। रिपोर्ट में 96 लाख के पर्दे, 39 लाख रुपए का किचन का सामान, 20 लाख का टीवी कंसोल, 18 लाख का ट्रेडमिल और जिम का सामान, 16 लाख रुपए के सिल्क के कारपेट, दीवारों के लिए 66 लाख का मार्बल स्टोन, जिसका शुरुआती खर्च 20 लाख रुपए था, इनका जिक्र किया गया है। शीश महल में 5 लाख रुपए खर्च कर बनाए गए एक मिनी बार का भी जिक्र है। जाहिर है इस बार का उपयोग शराब पीने और पिलाने के लिए किया जाता था। माना जा रहा है कि ये बातें तत्कालीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू की रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों में से एक है। रिपोर्ट के अनुसार मुर्मू ने 20 नवंबर 2024 को पद छोड़ने से ठीक 1 सप्ताह पहले इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे। इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से की गई लापरवाही का भी जिक्र है। इसमें कहा गया है कि चालान के साथ आपूर्ति वाउचर के अभाव में ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की वास्तविक और जिस रेट में उसे खरीदा गया, इसको वेरीफाई नहीं किया गया। मतलब कि सामानों की खरीदारी में भी मोटा घोटाला किया गया। यही वजह है कि पिछले महीने सतर्कता विभाग को इस अनियमितता की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। सीबीआई ने 2023 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी और नई जांच के आदेश विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर एलजी ने दिसंबर 2024 को दिया था। इस मामले में अब तक 3 इंजीनियरों को निलंबित किया गया है। दिल्ली चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो भी एक शीश महल बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि पिछले 10 सालों में 4 करोड़ नागरिकों को घर मिले। बीजेपी ने सीएम आवास को आपके भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में शीश महल का नाम दिया है। पीएम के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कथित शीश महल को लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम को निशाने पर रखा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एक तरफ उद्धव ठाकरे और शरद पवार बीजेपी से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से लगातार सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ संजय राउत एक बार फिर से उद्धव ठाकरे का खेल बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। वो भी तब जब कांग्रेस की तरफदारी करने की वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं के हाथों से संजय राउत की पिटाई भी की जा चुकी है, लेकिन पिटाई के बाद भी संजय राउत सुधरने को तैयार नहीं दिखते। यही वजह है कि वे एक बार फिर से ये सपना देखने लगे हैं कि एनडीए की सरकार गिर जाएगी, राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे और उनकी चांदी हो जाएगी। इसी वजह से संजय राउत ने अब जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों को लेकर बयान देना शुरू कर दिया। संजय राउत ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ लेगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नीतीश कुमार के 10 सांसदों को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि भाजपा बिहार में अपने सहयोगी को पीठ में छुरा घोंप रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है, लेकिन वे जेडीयू के 10 सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इससे नीतीश कुमार बेचैन हैं। मुझे शक है कि वे एनडीए में बने रहेंगे या नहीं। संजय राउत ने यह भी कहा कि जेडीयू शायद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। जेडीयू के पास लोकसभा में 12 सांसद हैं जो एनडीए सरकार के लिए महत्वपूर्ण हैं। भाजपा के पास खुद से लोकसभा में बहुमत नहीं है। इससे पहले संजय राउत ने गुरुवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि उन्हें संदेह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2026 तक 2 साल भी चल पाएगी या नहीं। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राउत ने कहा कि अगर उनका संदेह हकीकत में बदल गया तो महाराष्ट्र भी प्रभावित होगा और महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य राज्यों में भी बदलाव होने की संभावना है। संजय राउत ने कहा कि मुझे संदेह है कि केंद्र सरकार 2026 के बाद बचेगी या नहीं। मुझे लगता है कि मोदी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या नहीं। एक बार फिर केंद्र सरकार अस्थिर हो गई तो इसका असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा। नवंबर 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद शिवसेना यूबीटी के पूर्व राजापुर विधायक राजन साल्वी द्वारा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी छोड़ने की अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वे नेताओं के संपर्क में हैं और बात की है। उन्होंने कहा कि साल्वी ने कुछ स्थानीय मुद्दों पर निराशा व्यक्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। प्रवेश वर्मा और रमेश विधूड़ी ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना ही नहीं बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी की नींद उड़ा रखी है। वजह यह कि इन दोनों की उम्मीदवारी से दिल्ली के पूर्व सीएम और टेम्परेरी सीएम दोनों पर हार का खतरा मंडराने लगा है। यही वजह है कि जब रमेश विधूड़ी ने प्रियंका वाड्रा को लेकर बयान दिया तो कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी उछलने लगी। आम आदमी पार्टी रमेश विधूड़ी की तो आलोचना कर ही रही है, साथ ही केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित को भी घेर रही है। आम आदमी पार्टी ने संदीप दीक्षित पर आरोप लगाया कि वे इस मामले में चुप हैं क्योंकि वे बीजेपी से मिले हुए हैं। संदीप दीक्षित से आम आदमी पार्टी उसी दिन से नाराज है जिस दिन से पार्टी ने उन्हें केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतार दिया। केजरीवाल ने शीश महल में मिनी बार बना रखा है। इस बात का खुलासा भी संदीप दीक्षित ने ही किया था, जिस पर कैग की रिपोर्ट ने अभी अपनी मुहर भी लगा दी। इसी से बेचैन प्रियंका कक्कड़, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह ने संदीप दीक्षित से सवाल किए हैं। प्रियंका कक्कड़ ने ट्वीट किया कि रमेश विधूड़ी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जी के बारे में इतना गंदा बोला, लेकिन संदीप दीक्षित की हिम्मत नहीं कि रमेश विधूड़ी के खिलाफ एक शब्द भी बोलें। संदीप दीक्षित और बीजेपी के बीच के संबंध कितने गहरे हैं आप इस बात से समझ सकते हैं कि सौरभ भारद्वाज ने प्रियंका की बात को दोहराते हुए लिखा, अपनी आदत से मजबूर रमेश विधूड़ी ने कांग्रेस नेता प्रियंका जी के बारे में इतना गंदा बोला, लेकिन संदीप दीक्षित की हिम्मत नहीं कि रमेश विधूड़ी के खिलाफ एक शब्द भी बोलें। संदीप दीक्षित और बीजेपी के बीच के संबंध कितने गहरे हैं आप इस बात से समझ सकते हैं। संजय सिंह ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अजय माकन को भी निशाने पर लिया। संजय सिंह ने ट्वीट किया कि रमेश विधूड़ी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जी के बारे में इतना गंदा बोला, लेकिन संदीप दीक्षित और अजय माकन की हिम्मत नहीं कि रमेश विधूड़ी के खिलाफ एक शब्द भी बोलें। संदीप दीक्षित, अजय माकन और बीजेपी के बीच संबंध कितने गहरे हैं आप इस बात से समझ सकते हैं। संदीप दीक्षित पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। संदीप दीक्षित ने एलजी विनय सक्सेना से मिलकर महिला सम्मान योजना को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद आपने आरोप लगाया था कि संदीप दीक्षित बीजेपी से मिले हुए हैं। वहीं संदीप दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि आम आदमी पार्टी ने मुझ पर आरोप लगाए हैं कि मैंने बीजेपी से पैसे लिए। संदीप दीक्षित ने इसके साथ ही आप के कुछ नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस करने की घोषणा की थी। इस मुद्दे पर आप और संदीप दीक्षित आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल इधर दिल्ली की कठिन लड़ाई में घिरे हैं, दूसरी तरफ पंजाब से ऐसी खबर सामने आई जो आम आदमी पार्टी की नींद उड़ाने वाली है, खासतौर से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के लिए, जिनके लिए आने वाले दिन आसान नहीं रहने वाले हैं। वजह ये कि डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक और श्री खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह और फरीदकोट संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा कर दी है। पंजाब में नई पार्टी के ऐलान से हलचल मच गई है। सांसद सरबजीत सिंह
सिंह खालसा ने ऐलान किया कि उनकी इस नई पार्टी का नाम शिरोमणि अकाली दल अनंतपुर साहिब होगा, जिसकी औपचारिक घोषणा 14 जनवरी को मुक्तसर के माघी मेले में होने वाले पंथ बचाओ पंजाब बचाओ कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब को बचाने के लिए एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन जरूरी था। श्री खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह खालसा और उनके परिवार के सहयोग से इस नई पार्टी के जरिए पंजाब को बचाने के प्रयास किए जाएंगे और पंजाब में इस किस्म की नई पार्टी के गठन का सीधा असर आम आदमी पार्टी पर पड़ना तय है, क्योंकि इन्हीं के वोट से आम आदमी पार्टी को पंजाब में सत्ता मिली थी। सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने कहा, उनकी नई पार्टी शिरोमणि अकाली दल आनंदपुर साहिब में पंजाब के पंथक सोच और अच्छी चरित्र वाले लोग शामिल होंगे जो पंजाब को बचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राज्य को अधिक अधिकारों की राजनीतिक तौर पर लड़ाई लड़ी जाएगी और इस नई पार्टी का उद्देश्य पंजाब के लोगों को एक और विकल्प देना है। अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह का कहना है कि पंजाब नशे की दलदल में धंस रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, किसानों के मुद्दे हैं और बंदी सिखों की रिहाई का मामला भी। इन सभी मुद्दों को हम हल कराएंगे। अमृतपाल गुट की नई पार्टी की घोषणा के बाद से पंजाब के सियासी क्षेत्र में हलचल पैदा हो गई है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान अमृतपाल ने पंजाब की खडूर साहिब सीट से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उस दौरान अमृतपाल ने खडूर साहिब सीट से 4,04,330 वोट हासिल किए थे। अमृतपाल ने कांग्रेस उम्मीदवार कुलबीर सिंह जीरा से 1,97,120 मतों से चुनाव जीता था। आम आदमी पार्टी का इस मुकाबले में कहीं अता पता नहीं था। ये पंजाब की लोकसभा सीटों में किसी भी उम्मीदवार की सबसे बड़ी जीत थी। वैसे भी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया था, जिससे आम आदमी पार्टी अब तक संभल नहीं पाई है। विधानसभा चुनावों के 2 साल पहले बनने वाली ये पार्टी आम आदमी पार्टी के सामने काफी मुश्किल खड़ी करेगी।